तो सीधे तौर पर भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि आतंकवाद के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अपने आप में बहुत बड़ी बात कह के गई है। भारत आ रहा है, पीओके खाली करो। बड़ी और अहम खबर के साथ रण क्षेत्र की शुरुआत करेंगे। ब्रेकिंग लेकर आइए। बहुत बड़ी बात भारत की तरफ से कह दी गई है। पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कह दिया गया है कि पीओके पर अवैध अतिक्रमण खाली करना होगा। फ्लैश कीजिए ब्रेकिंग जल्दी से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम रण क्षेत्र की शुरुआत कर रहे हैं। हमले की साजिश में आतंकियों का एनकाउंटर हुआ है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण खबर है, पीओके को लेकर जो खबर आ रही है कि भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पीओके से नीचे कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान को पीओके पर अवैध कब्जा खत्म करना होगा, हटाना होगा। यह भारत पाकिस्तान का मामला है। कश्मीर के मसले पर भी भारत की तरफ से जो लोग चौधराहट दिखाने की कोशिश कर रहे थे, दरअसल अमेरिका को यह सीधा स्टेटमेंट है, सीधा मैसेज है कि कश्मीर के मसले में हमें किसी भी तीसरे का हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। इसके साथ ही साथ भारत ने यह भी क्लियर कट कह दिया है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 विल बी सस्पेंडेड, यानी साफ तौर पर अभी उस पर रोक लगी रहेगी। भारत पाकिस्तान को पानी नहीं देने वाला है, यानी भारत अपने स्टैंड पर क्लियर है। यह नया भारत है जो सीधे तौर पर कह रहा है कि किसी भी हाल में पीओके से नीचे बात नहीं होगी। कल ही प्रधानमंत्री ने कह दिया था और आज विदेश मंत्रालय की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में बड़ा संदेश दे रही है। पाकिस्तान को सीधी चेतावनी की पाकिस्तान पीओके खाली करे, क्योंकि भारत आ रहा है। पीओके पर से अवैध कब्जा पाकिस्तान को हटाना होगा। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान को यह भी बता दिया गया है कि आतंकवाद को लेकर भारत की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो नीति ही न्यू नॉर्मल होने वाली है। उस पॉलिसी में अब कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर ही हमारा न्यू नॉर्मल होगा। एमईए की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल स्पोक पर्सन रणदीप जायसवाल, जो कि हर एक प्रश्न का बेहद सधा हुआ और सटीक जवाब दे रहे थे और बेहद सधे तरीके से सटीकता के साथ दो मैसेज क्लियर कर दिया गया है। पाकिस्तान को यह कह दिया गया है कि पीओके भारत का है, पीओके पर अवैध कब्जा पाकिस्तान को हटाना होगा। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड रहेगी। और अमेरिका को भी यह कह दिया गया है कि कश्मीर के मसले पर भारत किसी की भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा। कितना बड़ा ये मैसेज दिया गया है, एक बार फिर से उस बयान को जरा सुन लीजिए और फिर चलते हैं आज के गेस्ट पैनल के पास। लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। तो दो टूक शब्दों में कह दिया गया है, पीओके खाली करना होगा। सीधे चलते हैं अपने गेस्ट पैनल के पास। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल सर, जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल सुरेश पाटिल सर भी मौजूद है। मैं देख पा रही हूँ हमारे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट सिद्धार्थ दबे सर भी जुड़ चुके हैं। जय हिंद आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यही एक्सपेक्टेड था एक्चुअली, बंसल सर आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। यही तो एक्सपेक्टेड था, यही तो देश का सेंटीमेंट है और आज खुलकर कह दिया गया। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि पीओके से नीचे कोई बात नहीं होगी और आज विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कह दिया गया कि पीओके पर से अवैध अतिक्रमण पाकिस्तान हटाए। कितना बड़ा मैसेज बंसल सर। जब बात हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि टेरर एंड टॉक कोई बात नहीं होगी, वो दोनों नहीं हो सकते। टेरर ट्रेड साथ नहीं चल सकते और खून और पानी साथ नहीं बह सकता।
तो उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया, अगर बात होगी तो दो बातों पे होगी, टेररिज्म के ऊपर में होगी और पीओके के ऊपर में होगी। तो जो पीओके है वो तो बहुत पहले से ये हर बार अपना इंस्टेंस रखा है पाकिस्तान के सामने, हिंदुस्तान ने कि उसको खाली करिए और ये पीओके हमारा है। तो इसमें कोई तो राय ही नहीं है। पीओके के लोग भी चाहते हैं कि वो जल्दी हम भारत के साथ आएँ, और जो अभी कश्मीर के अंदर में इतनी तरक्की हुई है, वहाँ इतना डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पर इकोनॉमी बढ़ी है, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए पीओके के लोग इसके लिए आतुर हैं कि वो जल्दी से जल्दी इधर आने के लिए आतुर हैं। तो खाली तो पाकिस्तान को करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो वहाँ के लोग ही उनको भगा देंगे। जैसे आप देख रहे हैं अभी बलूचिस्तान के अंदर में कितना विद्रोह है, कब्जा करते जा रहे हैं उधर से, जो है बार बार तो वहाँ पे उनकी सेना को मारते जा रहे हैं, पकड़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से पख्तून है, और अब साथ में ये हौसला जो है पीओके के जो जनता है वो बहुत त्राहिमाम है। पीओके के जो सारे संसाधन हैं उनको लूट करके जो उनको कुछ नहीं दिया जाता, इसी प्रकार से बलूचिस्तान में नहीं दिया जाता। तो मुझे लगता है कि भारत ने तो कहा ही है, लेकिन अपने आप ही जो स्थिति पाकिस्तान की है, उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है, तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाने हैं चार, तो एक हिस्सा हमारा है उसमें जो पीओके, तो हमारे पास आ ही जाएगा। उसमें मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं है। पाकिस्तान को बोल दिया भी गया है, दिक्कत नहीं लगती है। कर्नल पाटिल आपके पास आ रही हूँ। बंसल सर कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत लगती नहीं, और अब तो हमने कह दिया है कि पीओके से अवैध कब्जा बिल्कुल हटा दो पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पे जरा एक चीज समझने की जरूरत है, पाकिस्तान से अवैध अतिक्रमण हटाने को कहा जा रहा है, लोगों की स्वीकार्यता, ये बड़ा सवाल होगा। कर्नल पाटिल। हाँ, मेरी आवाज आ रही है मैडम? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले हमारे माननीय पंतप्रधान जी को सैल्यूट करूंगा, क्योंकि आज उन्होंने हमारे सैनिकों को सीमा पे जाके सबका खैर मकदम किया, बड़ा अच्छा लगता है। अभी हम तो फौज छोड़ के 30 साल हो गए हैं और मेरे बारे में तो बताओ तो मैं 71 के भारत पाक युद्ध में एक यंग कैप्टन था, और उस समय मेरे को भी बड़े बुरी तरह से लगी थी, और मेरे पलटन के 6 अधिकारी और 47 जवान एक और रातों रात मारे गए थे। तो खैर ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो दिल से बात कर रहे हैं। अभी देखिए, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल मुनीर है, वो तो जिस तरह से बात कर रहा है, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, ये युद्ध के हट के थोड़ा सा आगे की बात करूंगा कि ये उसका तो पूरी शिक्षा मदरसे में हुई है, प्राथमिक शिक्षा, और उसके बयान देखिएगा। मैं एक मिनट पहले उनका बयान देख रहा था, वो तो कह रहे हैं कि ये तो धर्म युद्ध है और हमारे साथ अल्लाह है, उनके साथ अल्लाह नहीं है। वो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है, और ये कहता है कि ये धर्म युद्ध है और हमको गजवा हिंद करना है। और गजवा हिंद का मकसद ये है कि दिस इज पार्ट ऑफ इस्लामाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्लियर कट लिखा हुआ है कुरान के अंदर। मेरे को बताइए, ये दारुल हरब को उनको दारुल इस्लाम बनाना है, और पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। अरे वो सपने देखते रहे, और ये उनके मदरसे में सिखाया जाता है, ये मदरसे में सिखाया जा रहा है। सकते हैं बिल्कुल, वो सिर्फ ख्याली पुलाव पका सकते हैं, और लेकिन जो हमने जो हमें दिखाना था वो हमने दिखा दिया है। दबे सर, सबसे पहले एक तो हमने ये कह दिया पीओके खाली करो, पीओके का पर कब्जा बर्दाश्त नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी विल बी सस्पेंडेड, और तीसरा अमेरिका को भी मैसेज दे दिया कि चौधराहट कम करो, कश्मीर के मसले पर सिर्फ हम और पाकिस्तानी हैं, किसी तीसरे का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। कितना बड़ा मैसेज। जी लावनी जी, आई थिंक ये ना मुझे बार बार रिपीट करना चाहिए। सिर्फ एक लाइन है, वो है पाकिस्तान आर्मी का मोटो, वो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। भारतीय आर्मी का मोटो क्या है, भारतीय सेना का मोटो क्या है? सेवा परमो धर्म, सेवा अस्माकम धर्म। ये मेरे ख्याल से हर कार्यक्रम में एक बार तो रिपीट हो ही जाना चाहिए, ताकि दर्शकों को भी पता चले कि जिस आर्मी का मोटो ही जिहाद है, उससे आप क्या और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज जो है भारतीय अवाम, भारतीय लोगों को भी पता होनी चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही बात बताई। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदमपुर एयरबेस में क्लियरली ये कहा है कि भारत की जो लक्ष्मण रेखा है और ये टेररिज्म के खिलाफ जो है वो अब नई लक्ष्मण रेखा बन चुकी है। व्हाट डज दिस मीन? ये बहुत इसके मायने हो जाते हैं कि अब तक क्या हो रहा था कि जो हमारी एक नीति थी, जिसमें बहुत पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊं तो 89 में जब आतंकवाद पूरा उनके जो पाकिस्तान ने अपने स्टेट क्राफ्ट में ही टेररिज्म को इंक्लूड किया, और उसके बाद से टॉक्स और ये सब ही चल रहा था। किंतु 2014 के बाद एक टेक्टोनिक शिफ्ट आना शुरू हुआ। 2016, 2019, 2016 में उरी, बालाकोट, और अब ऑपरेशन सिंदूर।
ये तीन बहुत ही, इसको एक स्टेज वाइज अगर हम देखें तो अब हम एक अलग ईरा में आ गए हैं। ये ऐसा ईरा है। और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज जो आप सब लोगों ने देखी ही होगी कि जो कर्नल मनप्रीत, कीर्ति चक्र, मेजर आशीष और हुमायूं भट्ट, इनके जो कातिल हैं, इनको इनके जो गुनहगार हैं, तो 3 लश्कर तैयबा के टेररिस्ट जो हैं वो शोपियान में उनको जो है 72 गुरों के पास पहुंचा दिया गया है। बिल्कुल, यानी एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर, दूसरी तरफ ऑपरेशन किलर, और अब इन सब के बीच में एक क्लियर कट मैसेज, यानी हम पूरी तरह से क्लियर हैं, लाउड एंड क्लियर मैसेज। ये कितना बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है आगे आने वाले समय में। तो 2 टूक शब्दों में हमने कह दिया है कि पीओके खाली करो। ये नया भारत है, ये सहता नहीं है, ना ही डरता है, ये तो सीधे वार करता है, और वार भी ऐसा जो सामने वाले दुश्मन को सदियों तक सालता रहे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर भी जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत। आपने अभी थोड़ी देर पहले, कल से अगर आप देखें तो लगातार खबरों को आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को संबोधन, पीओके से नीचे कोई बात नहीं। आज उनका आदमपुर बेस पर पहुंचना, पाकिस्तान के उस फॉल्स क्लेम को भी एक डायरेक्ट मैसेज कि आप कह रहे थे कि हमने ध्वस्त कर दिया, देखिए हम पहुंच के वहां पर किस तरीके से शेरों के बीच में है और बबर शेर की मौजूदगी वहां पर। और अभी एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 3 मेजर बातें जो हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं कि पहला तो पीओके को सीधे तौर पर कह दिया गया कि अवैध कब्जा खाली करिए, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 सस्पेंडेड ही रहेगी, और अमेरिका को भी एक 2 टूक मैसेज कि भाई कोई जरूरत नहीं है बीच में आने की, हम काफी हैं, हम बात करेंगे, किसी की भी मध्यस्थता नहीं चाहिए। वीएन झा सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपका अंतिम जो सवाल है वो पहले लेता हूँ। अमेरिका को तो 10 तारीख को ही जवाब मिल गया था। उसने 2 क्लॉज डाले थे जो उन्होंने ट्वीट किया था कि अभी सीज फायर होगा और उसके बाद जो वार्ता होगी वो किसी न्यूट्रल वेन्यू में होगी। तो इमीडिएटली यहाँ से गया कि ये कोई सीज फायर नहीं है, ये सिर्फ एक पॉज आया हुआ है और वार्ता किसी न्यूट्रल वेन्यू में नहीं होगी। ट्रंप ने अपने ट्वीट में ये भी कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहे तो अमेरिका उसमें मध्यस्थता कर सकता है। भारत ने बिल्कुल 2 थ्रू कह दिया था कि हमें किसी मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है, तो वो बात तो चली गई। अब दूसरी बात आई कि जो पाकिस्तान के बारे में, देखिए लावनी, पाकिस्तान पीओके के बारे में, पीओके एक थोड़ी सी टेढ़ी चीज इसलिए है कि ये बहुत सारा पानी ऊपर से गुजर गया है और इसमें 2 बहुत आमूल चेंज हुए हैं। एक तो सीपीसी बन गया है जिसमें चाइना का भी स्टेक है, और दूसरा जो साक्षीग्राम वैली जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दी है उसको, वो भी उसमें आता है। तो इसको कहते हैं ना, बिल्ड अ बिल्डिंग बाय ब्लॉक। तो ये एक एक ईंट करके रखनी है, लेकिन जब मोदी ने कहा है, हम लोग जानते हैं मोदी ने कहा है तो मुमकिन है। तो अब जो आगे वार्ता होगी उस हर वार्ता में पीओके का मसला आएगा, पाकिस्तान डिनाई करेगा, पाकिस्तान इधर उधर करेगा, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव होगी। डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव एक ऑलरेडी हो रखा है कि ये आप जिस तरह से इंडो वाटर ट्रीटी को एबेस में डाल रखा है, पाकिस्तान तड़पेगा, पाकिस्तान इससे तड़पेगा। और एक और चीज है जो ट्रेड अभी जो अभी बंद कर दी गई है। देखिए कितने सारे जो नैरेटिव मेकर हैं दुनिया में, वो ये कहते हैं कि इसमें तो भारत का ही ज्यादा नुकसान है, $400 बिलियन कंपेयर टू पाकिस्तान जिसका $300 बिलियन है। ये लोग ये नहीं समझते हैं कि भारत को वो $400 मिलियन एब्जॉर्ब करने की सामर्थ्य है, क्योंकि भारत आज के दिन में 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जबकि पाकिस्तान वो $300 मिलियन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये सब जो चीजें हैं ये पाकिस्तान को हर्ट करेगा, और पाकिस्तान बात करने के लिए उसको मजबूर होना पड़ेगा कि पीओके को किस तरह से दी जाए। अगर आर्म कॉन्फ्लिक्ट में गया, लेकिन आप ठीक है, ये देखिए कुछ चीजें ऐसी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि बहुत इजीली समझी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हम किससे निगोशिएट कर रहे हैं, हमारे सामने कौन है। हमारे सामने पाकिस्तान है। आ रही हूँ कर्नल सर, आ रही हूँ आपके पास, लेकिन पहले दबे सर आपके पास आ रही हूँ कि हमारे सामने पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान जो वो कब क्या कर दे, क्या किस तरीके का उसका अगला एक्शन हो, क्योंकि जैसा आपने भी ओपनिंग की, जिहाद उनका फलसफा है। जब जिहाद को ही लेकर चलना है तो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन ये हमको देखना होगा कि हम
उसके अगले कदम के बाद वाले कदम जो हमारा होगा उस पर हम पहले प्रिपरेशन कर लें, जैसा कि अभी वीन झा सर कह भी रहे थे। तो हमको उस कदम को लेकर क्या अगला कदम उठाना होगा, जो मैंने कहा ना कि अगला कदम पाकिस्तान का, उसके बाद का कदम, उसकी तैयारी पहले, वो तैयारी क्या होनी चाहिए भारत की तरफ से? जी, मैं उसके बारे में बताऊं उसके पहले जो ग्रुप कैप्टन झा जी ने बताया, मैं उसी के आगे एक्सटेंशन ले जाता हूं। तो जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ट्रेड की बात कर रहे थे, तो इसका खंडन पूरी तरह से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हमारे स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा है कि इश्यू ऑफ ट्रेड डिड नॉट कम अप इन एनी ऑफ दिस डिस्कशंस विद यूएस। ये स्टेटमेंट है रणधीर जायसवाल जी का। तो जो कहीं ना कहीं पे डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी पर्सनालिटी है और वो जिस तरह से बहुत ज्यादा एक्सूबरेंट हो जाते हैं, तो इसका पूरा खंडन कर दिया एमईए स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल। और उन्होंने कहा भी कि जेडी वेंस से यस बात हुई थी, लेकिन ट्रेड को लेकर या इस तरीके की कोई बात नहीं हुई थी, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। एग्जैक्टली। दूसरी बात, ट्रेड को ही अगर हम आगे लेके जाते हैं तो ये समझना भी आवश्यक है कि कहीं ना कहीं पे अमेरिका क्यों कूद गया इस पूरे प्रोसेस में। वो एक रात पहले तो जेडी वैंस भी कह रहे थे और कह रहे थे कि ये हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम इसमें बीच में नहीं आना चाहते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि उनके वेपन्स, उनके जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, स्पेसिफिकली F-16, ये मेरे ख्याल से कल भी मैंने आपके कार्यक्रम में बताया, और इसका मैं रेफरेंस इसलिए कर रहा हूं, आगे मैं उसके बारे में भी एक बात आपके साथ जोड़ता हूं। जो फ्लैश हो रहा है आपके स्क्रीन पे, वेर इन वी आर टॉकिंग अबाउट टर्किश बॉयकॉट, टर्किश चीजों को हमें बॉयकॉट करना है। तो अभी भारत ने, इंडिया हैज टेकन नोट ऑफ चाइनीज मिसाइल्स यूज्ड बाय पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। आई एम श्योर not in retaliation but as a very responsive nation, हम जो ब्रह्मोस मिसाइल अभी फिलीपींस को दे रहे हैं, वेरी सून विल स्टार्ट डिलीवरिंग। योगी जी ने उसकी एक शुरुआत भी कर दी है, आई एम श्योर आने वाले वर्षों में उसके प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो हम ताइवान को भी जो है ब्रह्मोस मिसाइल्स देने लग जाएंगे। अगर चाइना पाकिस्तान को दे सकता है मिसाइल्स, तो क्यों ना हम ताइवान को दें, ताइवान को हम मिसाइल्स दे सकते हैं। वो एक चेक होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो टर्किश जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, टर्किश गुड्स को बाइकआउट करने की बात है, मेरे ख्याल से लोगों को ये भी समझना आवश्यक है। एक बहुत चर्चित अभिनेता है जो एर्दोगान के बहुत अच्छे मित्र हैं, एर्दोगान के वहां जाते हैं, पार्टियां करते हैं, उन्होंने, और यहाँ पे उनकी धर्मपत्नी कहती है, उनकी बेगम कहती है कि शी फील्स वेरी अनसेफ इन भारत। उसको भारत में जो है का साथ अब छोड़ दिया उन्होंने, ये भी आप जिधर इशारा कर रहे हैं। हाँ, आमिर खान की बात कर रहे हैं जी। Honest, I didn't want to name the person, but on a serious note, Lavani ji, these are the snakes which we have in our backyard, जो हमेशा भारत के जो दुश्मन है उनके साथ गलबैयां करते हैं। ये हमने देखा, उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। इसके बाद कहीं एक तो ऐसा खान एक्टर है जिसने स्टेटमेंट की, उसके बाद वो ट्वीट को उसने कैंसिल भी कर दिया। तो मेरे ख्याल से अभी जिस तरह से सुदर्शन न्यूज का एक बहुत बड़ा एफर्ट रहता है कि जो 0.5 फ्रंट है उसको एक्सपोज करना, उनको जो है सतह पे लाना, उनकी बात जो है वो हमारे समाज तक ले जाना। बिल्कुल, यानी साइमल्टेनियसली हमें अब आगे बढ़ना होगा, ये देखना होगा हमारे सामने जो दुश्मन है वो तो उसके खिलाफ हमें जो एक्शन लेना है वो हम ले रहे हैं, हमारे अंदर छिपे हुए जो दुश्मन है उनके लिए भी अब एक्शन की जरूरत है। कर्नल पाटिल, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए दो चीजें एक साथ हुई हैं। एक, हम अब सीज फायर हमने अपनी शर्तों पर रोका, भले ही प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता रहा, हमने बेनकाब कर दिया। दूसरा, कल प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट अगर आप सुन ले, क्लियर कट, लाउड एंड क्लियर मैसेज कि किसी भी हाल में आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर को ही आप न्यू नॉर्मल मान लीजिए। तीसरा, आज उस एयरबेस पर पहुंचना जिसके लिए पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया था। और साथ ही साथ देखिए, एक तरफ हमारा आदमपुर बेस है और जो बहुत खास स्ट्रैटेजिकली अगर बेस देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। दूसरा, अगर इसी के काउंटर पार्ट पे देखिए, अगर मैं गलत होंगी तो प्लीज आप सही भी मुझे करिएगा, सरगोदा एयरबेस जो कि 1965 और 71 में पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट उनका हब था, वहां को जिस तरह से हमने ध्वस्त किया, हमने प्रमाण रख दिया, हमने तस्वीरें रख दी, हमने साक्ष्य रख दिया, लेकिन पाकिस्तान आज तक एक साक्ष्य नहीं रख पाया। और हम तो आज एयरबेस आदमपुर पर पहुंचकर भी हमने एक साक्ष्य दे दिया कि तुम जितना झूठ बोलो सच तो हमारे साथ है। कर्नल पाटिल जी, देखिए पिछले 70-75 सालों में हम एक प्रगल्भ राष्ट्र करके दुनिया में उभरे हुए, और दुनिया के सभी लोग हमको मानने लग गए। हमारी सबसे दुनिया से ज्यादा आबादी वाला देश हम लोग हैं। आप कितने भी वार्ता इनसे कर लो, देखो उनके
कुरान में क्लियर कर, ये कोई बोलता नहीं लेकिन मैं बोलता हूँ इसलिए क्योंकि मैं एक बार मर चुका हूँ, दोबारा कोई मारे तो अच्छी बात है, वो मालिक देख लेगा। अरे इनको दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना है, और हम लोग तो एक डेवलप स्टेट हो गए लेकिन वो फेल्ड स्टेट है। आप यूरोप में देखिए, यूरोप का सत्यानाश हो गया। आज नॉर्वे में देखो क्या हो रहा है, लंदन में देखो, लंदन का मेयर कौन है। और मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, आज के दिन में जो भी आतंकवादी ये कहते धर्म नहीं, अरे आतंकवाद का धर्म इस्लाम है, सब मुसलमान ही कर रहे हैं। ये क्यों हम लोग खुल्लम खुल्ला नहीं बोलना चाहते? आतंकवाद सिर्फ मुसलमान ही कर रहे हैं। अच्छा, उनको फिर काउंटर मिल जाता, नहीं, फिर आपके गांधी को किसने मारा? अब वो क्या आतंकवाद है? वो कोई किताब में लिखा हुआ है? अरे तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के सिवा दूसरी किसी की इबादत करता है उसको मारो, काटो, तोड़ो। और पाकिस्तान के सभी मदरसों में सिर्फ एक सिखाया जाता है, 5 साल से लेके 12 साल के बच्चों को, जो छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के वहां बैठते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ दीन की शिक्षा दी जाती है। और दीन का मकसद है सिर्फ कुरान की शिक्षा दी जाती है, जिसमें कह लिया है कि अल्लाह के सिवा दूसरे किसी की इबादत कोई करता है तो उसको काटो। तो मेरे को बताइए, ट्विन टावर्स में 10-15 हजार लोगों को क्यों मारा? क्या प्रेरणा स्थान था? उससे पहले हमारे बंबई में 1500 को मारा, क्या प्रेरणा स्थान था? उससे पहले हमारे गोधरा में ट्रेन में 70-80 भाविकों को, निष्पाप भाविकों को जलाया, क्या प्रेरणा स्थान था? अभी ये परसों भी जो मारे 22 अप्रैल को, तो उनको हिंदू कह के उनको मारा। जिनकी सोच ही गजवाए हिंद हो, तो उसके लिए बहुत क्लियर कट संदेश की जरूरत होती है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जरा ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश कीजिए जल्दी से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है, कल सीसीएस की अहम बैठक होगी। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कल सीसीएस की एक और बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली बैठक कही जाएगी। सीसीएस की पहली बैठक जब हुई थी, आपको याद होगा, जब 22 तारीख को इस्लामिक आतंकी हमला होता है, 23 तारीख को पहली मीटिंग होती है सीसीएस की, और इसके बाद ये जो स्टेप्स उठाए जाते हैं वो पाकिस्तान पर प्रहार की पहली सीढ़ी मारी गई थी। और अब सीजफायर के बाद अगर सीसीएस की बैठक होने वाली है तो इसका मतलब ये तय है कि कुछ और ऐसे निर्णय, कुछ और ऐसे सख्त कदम हैं जो आने वाले समय में पाकिस्तान की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, बहुत खास बैठक होगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। वीएन झा सर, आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जब जब सीसीएस की बैठक हुई है तब तक हमने देखा है कि एक बड़े कदम के अगला जो कदम होता है वो बहुत बड़ा कदम उठाया जाता है। अब सीज फायर के बाद अगर सीसीएस की मीटिंग होने वाली है, इट मींस कि कुछ और बड़ा होने वाला है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हम रुके नहीं हैं, हमारे लिए अब ये न्यू नॉर्मल हो चुका है। वीएन झा सर, देखिए, अभी जो सीसीएस की मीटिंग होगी वो इसको आगे बढ़ाने की होगी, क्योंकि जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि हम इन जो जिहादी तंत्र हैं जिन्होंने वहां पे हमले करवाए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, और इसीलिए ये सारे लोग जो वहां पे बैठ के उन्होंने की थी। अब आज के दिन में एक नया नॉर्मल आया हुआ है कि इन जिहादियों के पीछे पाकिस्तानी सेना बैठी हुई है, तो हो सकता है कि पाकिस्तानी सेना फिर से अटैक करे हमारे ऊपर में, और तो उससे किस तरह से निपटा जाए वो सीसीएस में ये चीज डिसाइड करना होगा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को अभी खत्म नहीं किया हुआ है, ये अभी सिर्फ हॉल्ट है, एक पॉज है जो उसमें आया हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा मोदी जी ने कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, और मुझे उनके वाक्यों का बहुत सारा कुछ मीनिंग आता है, अभी शायद मैं आपको छोटे समय नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मोदी जी ने जो एक बात कही थी कि दिस इज नो टाइम फॉर टेरर आइदर, उन्होंने कहा था कि युद्ध का समय है लेकिन ये नहीं है, लेकिन ये टेरर का भी समय नहीं है। मोदी जी को एक चीज रियलाइज करना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि हम शांति का देश है, लेकिन शांति का रास्ता भी शक्ति से होकर गुजरता है, हमें ये भी याद रखना होगा। जा सर, कहा था जो उन्होंने कहा था कि जो ये टेरर का समय नहीं है, ये मोदी जी को रियलाइज करना पड़ेगा कि आज का दिन जो है पूरे विश्व में टेरर का है, और ऑलमोस्ट ऑल जो नॉन इस्लामिक देश हैं, यहाँ तक कि कुछ इस्लामिक देश भी ये जो आइडियोलॉजिकल टेरर जो है, इस्लामिक टेरर, इससे गुजर रहे हैं। मोदी जी को ये चीज़ रियलाइज करना पड़ेगा कि जिस तरह से टेरर हमारे ऊपर में लादा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, ये समय है अगली पार्लियामेंट्री बैठक में पाकिस्तान को एक टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन घोषित करे।
अभी 3 साल पहले जब अफगानिस्तान से सारे हिंदुओं और सिखों को मार के भगा दिया गया था, यूएन के डिफिनेशन के अनुसार ये कंप्लीट जेनोसाइड है, इसकी भर्त्सना हो। बांग्लादेश में और पाकिस्तान में भी जो हो रहा है उसके लिए भी जो इस्लामिक टेररिज्म है उसकी भर्त्सना हो। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है लावनी, आज के दिन में जो एक्शन लिया गया है पाकिस्तान में, ये सिर्फ एक छोटा सा एरिया है। लश्कर तौबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लावनी पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान में लगभग 12 से 14 इंडिया सेंट्रिक टेरर ग्रुप्स हैं, उसमें से अभी 3 के ऊपर हमला किया हुआ है। बिल्कुल, यानी हमें अपने दायरे को और ज्यादा बड़ा करने की जरूरत है, हमें दायरा बड़ा करना होगा और तभी हम और बड़ी पिक्चर दे पाएंगे। दबे सर और कर्नल सर भी इंतजार करें, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेती हूँ सर यहाँ पर मैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा बड़ी रहेगी, क्योंकि ये चर्चा इसलिए भी अब बड़ी होने वाली है क्योंकि अब सीधे तौर पर ये कह दिया गया है, 2 टूक शब्दों में कह दिया गया है कि पीओके अब खाली करना होगा। तो टेरर के साथ टॉक नहीं, टेरर के साथ ट्रेड नहीं, टेरर के साथ टॉलरेंस नहीं और खून और पानी एक साथ नहीं, और समय आ गया है कि पीओके खाली करना होगा। दबे सर सीधे आपके पास आ रही हूँ, जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, देखिए हम बार बार कह रहे हैं, आप सभी एक चीज मान रहे हैं कि हमने एक तीर से कई निशाने दागे हैं। हमने एक तीर से ये बता दिया है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, दूसरी तरफ वो तमाम देश जो खासतौर से अगर मैं अमेरिका का ही जिक्र करूं, और बिल्कुल सही, अभी थोड़ी देर पहले कर्नल पाटिल सर कह रहे थे कि देखिए ये समझना होगा कि उनकी जो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है वो गजवाई हिंद पर ही है। अगर आप इस पूरी प्रेस ब्रीफिंग को सुने तो एक सवाल पत्रकार की तरफ से किया गया था कि सर एक वक्त था जब 9/11 का जब दौर आया था तो उस वक्त अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया था, हम ऐसे किसी भी देश को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति बदलती गई, यानी व्यापार को ऊपर कर दिया गया और टेररिज्म को पीछे कर दिया गया। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम ये कैसे कह सकते हैं कि ट्रेड के चलते दोनों रुक गए हैं? वहां पर तो ये बात नहीं चल सकती है। दबे सर है क्योंकि मेरा हमेशा विजन जो है वो ग्लोबल और फॉरेन उसमें ही रहता है, फॉरेन पॉलिसीज में। मैं समझता हूँ जैसे फ्लैश भी कर रहे हैं आप, टर्की की बात कर रहे हैं, और टर्की के साथ जो मेजर इंपोर्ट्स हैं भारत के वो मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज हैं। आई एम श्योर भारत जो है अभी BHEL को, लार्सन एंड टूब्रो, किर्लोस्कर, गोदरेज इन सबसे कहेगा जो चीज़ हम वहाँ से मंगा रहे हैं वो क्या हम भारत में बना सकते हैं क्या? अगर नहीं बना सकते तो क्या हम वो जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान से बना सकते हैं क्या? दूसरा, आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स हम मंगाते हैं क्या? जो टाटा स्टील, JSW, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, या फिर अगर कुछ फॉरेन कंट्रीज हैं जो नॉन टर्किश कंट्रीज हैं, क्या हम उनसे वो ले सकते हैं क्या? इसी तरह से केमिकल्स, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, अपैरल्स, जितनी भी चीजें जो प्रोडक्शन हमारा जो भी हम इंपोर्ट टर्की से कर रहे हैं, क्या हम उसको रोक लगा सकते हैं क्या? और इस समय मुझे याद आ रहा है महातिर मोहम्मद का स्टेटमेंट, अगर आपको कुछ याद हो, 95 ईयर्स के उस समय थे और मलेशिया के वो हेड ऑफ द स्टेट थे, और उन्होंने प्रो पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट्स दिए थे। भारत ने पाम ऑयल जो था उसके ऊपर थोड़ी सी एक ब्रेक लगाई, जैसे ही ब्रेक लगाई मलेशिया जो है ऑलमोस्ट घुटनों पे आ गया और महातिर मोहम्मद को भी समझ में आ गया। इनफैक्ट ये हुआ कि वहां के लोगों ने जो कोएलिशन गवर्नमेंट चला रहे थे, महातिर मोहम्मद हैड टू रिजाइन और वो उनकी सरकार चली गई। तो ये जलवा है, अगर जलवा कहूं, या ये ताकत है भारत की। और सबसे बड़ी ताकत जो है वो हमारी जो इतना बड़ा मार्केट है, हम इतना बड़ा मार्केट है। और क्यों मैं बार बार ये कहता हूं कि यूएस क्यों चाहता था कि युद्ध न हो, क्योंकि उसकी F-16 की वल्नरेबिलिटी दिख गई, उससे उसका पूरा जो डिफेंस मार्केट है वो पूरे का पूरा तबाह हो रहा था। चाइना जिसका डिफेंस जो मार्केट है वो अफ्रीका से जो उसके बल्क ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे कैंसिल हो गए। और इसी के विपरीत भारत का जो डिफेंस मार्केट है वो भी और ऊपर जा रहा है। लोग ऑर्डर्स दे रहे हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडियन मेड मिसाइल्स हैं इसकी इतनी एक्यूरेसी है। मैंने शुरुआत में भी जैसे बताया, ताइवान, इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो प्रॉब्ली साउथ अफ्रीका कुड बी वन कंट्री, इंडोनेशिया इज अनदर कंट्री हु इज वाइंग फॉर आवर ब्रह्मोस मिसाइल्स। तो भारत अब जो है डिफेंस मार्केट में भी जो है वो एक निर्यातक देश बन जाएगा, एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाएगा। और अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी साबित होने वाली है। और सही मायने में अगर देखें तो ये जिस तरीके की सिचुएशन बनी थी, भारत ने अपनी सिर्फ 15 से 20% की कैपेबिलिटी, मुझे लगता
सकता है 20% भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, इतनी कैपेबिलिटी में ही बता दिया है कि पाकिस्तान को हम कहाँ ले जा सकते हैं। अरे दबे सर, लेकिन कर्नल सर के पास एक सेकंड जाना चाहती हूँ मैं, कर्नल पाटिल के पास। देखिए कर्नल पाटिल, एक चीज तो बहुत क्लियर है, अगर बहुत कुछ ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, अभी मैं इसे था नहीं कहूंगी क्योंकि ये ऑनगोइंग है, ऑपरेशन सिंदूर सेंटिमेंट्स से जुड़ा हुआ है। जिस सेंटिमेंट्स और जिन इमोशंस की हम बात करते हैं, अभी आप देखिए कि जैसे ही विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग होती है और पीओके पर बात आती है, आप देखिए पूरा सोशल मीडिया लाइन से सिर्फ एक कड़ी शुरू हो चुकी है कि अगर ये बात आप कह रहे हैं कि पीओके पाकिस्तान खाली करे, तो सिर्फ बातों तक मत सीमित रखिए, नीतियों तक सिर्फ सीमित मत रखिए, अब ताकत की बात करिए। जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शक्ति दिखानी पड़ती है, तो शक्ति का ये सही समय आ चुका है, तो फिर हम रुक क्यों रहे हैं? अभी क्या हमें रुकना होगा या यही सही समय है? नहीं, समय तो बहुत अच्छा है, बट लेकिन मैं थोड़ा हमारे तीनों मित्रों को थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। देखो 1947 में हमारे 20 से 25 लाख हिंदुओं को ट्रेन में गर्दनें काट काट के खून से लदी ट्रेनें पूरे भारतवर्ष में आई। अच्छा, उस समय भारत के कोई मुसलमान वहां गए? कोई नहीं गया, यहीं रह गए सब, 1% भी नहीं गया। कई 2-4 फैमिली दिल्ली से गई, 2-4 फैमिली यूपी से गए, बाकी सब यहीं रह रहे। और यहाँ के मुसलमान भी क्या कह रहे, तुम 15 मिनट पुलिस को हटा दो, हम 100 करोड़ को दिखा देंगे, काट देंगे। अरे क्या हो क्या रहा है ये देश में, मेरे को समझ में नहीं आता। बैरिस्टर जीना ने कहा कि भाई हमारा खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, हम छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनते हैं, हमको अलग देश चाहिए। तो क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, तो उन्होंने नेहरू गांधी के पास गए। नेहरू गांधी ने कहा कि ठीक है इलेक्शन लड़ाओ, इलेक्शन हो गया, 100% ने कहा हमको अलग देश चाहिए। अरे गए कितने? कोई गया नहीं, लेकिन हमारे हिंदू वहां से काट काट के यहाँ लाए। तो ये इतिहास में लिखा हुआ है। एक 1989 में भी JNK में सब जितने हिंदू थे सबको काट काट के उनको भगाया, और 7-8 लाख हमारे भाई लोग कश्मीरी हिंदू आज जम्मू में ट्रांजिट कैंप में सड़ रहे हैं, लाइक अ वर्म्स इन अ डर्टी पॉन्ड। और आपको बोल रहे हो 370 और 35। और सबसे ज्यादा दुखद ये है कि जब आपने जिस नरसंहार का जिक्र किया, हम और आप इसे नरसंहार कहेंगे, लेकिन अभी तक उसे नरसंहार घोषित तक नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ी विडंबना है और ये सबसे बड़ी दुख की बात है। लेकिन वीएन झा सर, आज तो हम इस सिचुएशन पर आ गए हैं, इस पॉइंट पर हम आ गए हैं कि जो भी भारत के साथ और भारतीय हिंदुओं के साथ गलत हुआ, उसका बदला हम ले सकते हैं। उस परिस्थिति में हमारा अगला एक्शन क्या? और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चलते चलते, अब क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम कल देख रहे थे कि भारतीय प्रधानमंत्री का संबोधन के बाद सीज़फायर का उल्लंघन, आज जब हमने कह दिया है कि पीओके खाली करो, तो उसके बाद भी क्या फिर से ये खेप आने वाली है ड्रोन्स की? वीएन झा सर, चलिए दबे सर, शायद आपको मेरा प्रश्न ये पहुंचा हो तो आप प्लीज इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, और जैसे कल भी घुसपैठ की कोशिश की गई और इसकी आड़ में ये फिर से शायद से अपनी जो हरकत है उससे बाज नहीं आएगा, परंतु ये जो अभी जवाब मिला है उससे वो डर गया है। आई एम श्योर जहां से अभी भारत की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जहां से वो ड्रोन्स टेक ऑफ कर रहे हैं, भारत अब उसको पिन पॉइंट कर सकता है। इसरो के सैटेलाइट्स जो हैं वो उसको पिन पॉइंट कर रहे होंगे, सभी का चुन चुन के जो है हिसाब किया जाएगा। आपने देखा कि चाहे वो 26/11 का हमला हो, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक हो, रौफ अजहर जो कि इन सब में इन्वॉल्व था, ना सिर्फ IC-814 के हाईजैक में, यस उसको भी जो है हमने 72 हुरों के पास जो है पहुंचा दिया। तो ये जो भी अगर ड्रोन्स भी आ रहे हैं, बिकॉज इसरो की जो नाविक सिस्टम है वो इतनी एडवांस है कि वो बहुत एक्यूरेसी से हर चीज को मार्क कर सकती है, हर चीज को पिन पॉइंट कर सकती है। अभी भारत जो भी कर रहा है, पाकिस्तान उसको ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है। वक्त आएगा एक साथ सभी को हम खत्म कर देंगे। यानी सीधे तौर पर अगर देखें तो हर कदम पर भारत आगे बढ़ता जा रहा है। ना केवल इसरो, नासा भी बहुत चौंका हुआ है कि हमारे इसरो ने इस बार जो कमाल करके दिखाया, इस पर भी बात शुरू हो चुकी है। हमारे वायुवीर जिस तरीके से उन्होंने कमाल किया, पाकिस्तान के अंदर जो उनके इंपॉर्टेंट 11 बेसेस हैं उनको ध्वस्त किया गया है। उसके बाद से कहा जा रहा है कि अब तो जो इजराइल के एयर वॉरियर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं से हमारे देश के एयर वॉरियर्स से एक क्लास लेना चाहते हैं। बहुत बड़ी चर्चाएं हो चुकी हैं
शुरू हो चुकी हैं वैश्विक मंच पर भारत की इस बढ़ती ताकत को लेकर। और इस ताकत के बीच में अगर भारत ने यह बात निकाली है कि पीओके खाली करो, भारत आ रहा है, तो ये बात सिर्फ निकली नहीं है, ये बात निकल गई है तो दूर तलक जाएगी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में अपनी मन की बात हम तक रखी। देश की एक ही मन की बात है, सही समय है, यही समय है, पीओके हमारा हो, इसे उम्मीद के साथ रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।